रानी रहते थे। उनके तीनों बेटे अब जवान हो चुके थे और राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी थी। एक सुबह राजा ने तीनों को राजसभा में बुलाया। मेरे प्यारे बेटों, तुम अब बड़े और समझदार हो गए हो। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? पिताजी, शायद राज्य की सीमाओं की रक्षा या किसी नए युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए। नहीं पुत्र, अब तुम्हारे सर पर सहरा बंधने का समय आ गया है। मैं तुम तीनों का विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर हम अपनी दुल्हन का चुनाव किस आधार पर करेंगे? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह भाग्य के फैसले से हो, न कि केवल सुंदरता या धन के लालच में। भाग्य का फैसला? पिताजी, आप विस्तार से समझाइए कि हमें आखिर करना क्या होगा। तुम तीनों अपनी पसंदीदा धनुष और तीर उठाओ और खुले मैदान में जाकर एक एक तीर हवा में चला दो। हवा में तीर चलाने से दुल्हन कैसे मिलेगी? क्या तीर किसी के घर का पता बताएगा? तुम्हारा तीर जिस लड़की के पास जाकर गिरेगा या जो उसे उठाकर लाएगी, वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। पिताजी, ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। अगर तीर किसी गलत जगह गिर गया तो क्या होगा? जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। जाओ और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तीर चलाओ। कुछ देर बाद तीनों राजकुमार मैदान में पहुंचे। बड़े राजकुमार ने पूरी ताकत से धनुष खींचा और तीर छोड़ दिया। उसका तीर एक ऊंचे खानदान कुलीन के बागीचे में जाकर गिरा। देखो, मेरा तीर एक अमीर कुलीन की बेटी ने उठाया है। वो बहुत ही सुंदर और सभ्य है। अब मेरी बारी है। मेरा तीर शायद किसी और ऊंचे घराने की तरफ ही रुख करेगा। मझले बेटे का तीर एक बड़े व्यापारी के घर के आंगन में गिरा, जहां से उसकी बेटी तीर लेकर बाहर आई। वाह, मुझे एक धनवान व्यापारी की बेटी मिली है। मेरा जीवन अब ऐशो आराम से बीतेगा। अब सबसे छोटे राजकुमार प्रताप की बारी थी। प्रताप ने डरते हुए प्रत्यंचा खींची और तीर छोड़ दिया। उसका तीर बादलों को चीरता हुआ बहुत ऊंचा गया और सबकी आंखों से ओझल हो गया। अरे, मेरा तीर कहाँ चला गया? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? लगता है तुम्हारा तीर बादलों में ही रह गया। तुम्हें शायद कोई आसमानी परी मिलेगी। प्रताप, जाकर ढूंढो। पिता का आदेश है कि तुम्हें अपना तीर और दुल्हन दोनों लेकर ही महल लौटना है। प्रताप उदास मन से जंगल की ओर निकल पड़ा। वो आधे दिन तक झाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भटकता रहा, पर तीर का कहीं पता नहीं चला। चलते चलते वो जंगल के बीच एक सुनसान दलदली तालाब के पास पहुंचा। हे ईश्वर, यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है। यहाँ भला मेरा तीर कौन उठाएगा? तभी उसकी नजर तालाब के बीच खिले एक कमल के फूल पर पड़ी। वहाँ एक मेंढकी बैठी थी और उसने प्रताप का तीर अपने मुंह में दबा रखा था। ये क्या अनर्थ है? एक गंदी मेंढकी ने मेरा तीर पकड़ रखा है। मेरा भाग्य इतना खराब कैसे हो सकता है? राजकुमार प्रताप, उदास मत होइए। ये तीर अब मेरी अमानत है और मैं इसे वापस नहीं दूंगी। तुम बोल सकती हो? मेंढकी, मेरा तीर वापस करो। मुझे महल वापस जाना है। मैं तीर तभी दूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन स्वीकार करोगे और मुझे अपने साथ महल ले जाओगे। ये नामुमकिन है। एक राजकुमार और एक मेंढकी की जोड़ी, पूरी दुनिया मुझ पर थू थू करेगी और हंसेगी। अपने पिता के वचनों को याद करो राजकुमार। तुम अपने भाग्य से भाग नहीं सकते। मुझे अपना लो। कुछ देर बाद वो मेंढकी को उठाकर अपने रुमाल में लपेट लिया और भारी कदमों से महल की ओर चल दिया। प्रताप जब रुमाल में लिपटी मेंढकी को लेकर महल पहुंचा, तो उसके दोनों बड़े भाई अपनी सुंदर दुल्हनों के साथ खड़े थे। तभी वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, देखो भाइयों, प्रताप तो दलदल की महारानी को ब्याह कर लाया है। क्या खूब जोड़ी है। प्रताप, क्या ये मेंढकी राजभोज में तुम्हारे साथ बैठकर मक्खियां पकड़ेगी? हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हंस लो भाइयों, पर मैं केवल पिताजी के दिए हुए वचनों का पालन कर रहा हूँ, चाहे जो हो। बेटों, शांत हो जाओ। प्रताप ने वही किया जो भाग्य ने उसके लिए चुना था। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। पिताजी, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इस बेजुबान जीव से विवाह करूं? मेरे बेटे, अगर तेरी किस्मत में एक मेंढकी ही लिखी है तो उसे सहर्ष स्वीकार कर। यही तेरा राजधर्म है।
अगले रविवार को धूमधाम से 3 शादियां हुईं। 2 राजकुमारियों के बीच प्रताप की छोटी सी मेंढकी सबको बहुत अजीब लग रही थी। कुछ समय बाद राजा ने उनकी योग्यता परखने का मन बनाया। मेरे प्रिय पुत्रों, अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरी तीनों बहुओं में से सबसे अधिक गुणवान कौन है। आज्ञा दीजिए पिताजी। हमारी पत्नियां आपकी सेवा के लिए हर कठिन से कठिन परीक्षा देने को तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक मेरी तीनों बहुएं मेरे लिए अपने हाथों से सिली हुई एक कमीज तैयार करें। हे भगवान, अब तो मेरा अपमान निश्चित है। एक मेढकी भला सुई और धागा कैसे पकड़ पाएगी? कुछ देर बाद प्रताप रोता हुआ अपने कमरे में आया। मेंढकी मेज पर बैठी टर्रा रही थी। उसे प्रताप का दुख देखा नहीं गया। ओ राजकुमार प्रताप, तुम्हारा ये इतना सुंदर चांद जैसा मुखरा इतना लटका हुआ क्यों है? आज तो मेरी गर्दन कट जाएगी। राजा ने सुबह तक एक कमीज मांगी है, क्या तुम ये कर सकती हो? बस इतनी सी बात राजकुमार, तुम चिंता छोड़ो, थोड़ा भोजन करो और चैन की नींद सो जाओ। मैं कैसे सो जाऊं? कल जब राजा खाली हाथ देखेंगे तो वे मुझे और तुम्हें राज्य से बाहर निकाल देंगे। विश्वास रखो राजकुमार, सुबह हमेशा शाम से ज्यादा खूबसूरत और उज्जवल होती है। सब ठीक हो जाएगा। रात को जैसे ही प्रताप गहरी नींद में सो गया, मेंढकी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक सुंदर युवती के रूप में बदल गई। ओ मेरी जादुई नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो और एक ऐसी कमीज तैयार करो जैसी मेरे पिता पहनते थे। देखते ही देखते जादुई शक्तियों ने सोने के तारों से एक ऐसी कमीज तैयार की जिसकी चमक से पूरा कमरा भर गया। सुबह जब प्रताप की आंख खुली तो वो दंग रह गया। अरे ये तो अद्भुत है। मेढकी, तुमने ये करिश्मा कैसे किया? ये तो किसी परी का काम लगता है। राजकुमार, सवाल मत पूछो, बस इसे लेकर जल्दी से दरबार जाओ। राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दरबार में राजा दोनों बड़े बेटों की लाई हुई कमीजें देख रहे थे। बड़े बेटे की कमीज देखकर राजा ने मुंह बना लिया। ये कैसी कमीज है? ये तो फटी पुरानी लगती है। इसे तो कोई मामूली किसान भी पहनना पसंद नहीं करेगा। पिताजी, ये देखिए, ये बहुत ही कीमती कपड़े से बनी है। इसे पहनकर आप शोभा पाएंगे। इसे तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। प्रताप, क्या तुम्हारी पत्नी ने कुछ बनाया या नहीं? जी पिताजी, ये रही मेरी पत्नी की भेंट। इसे देखिए और अपनी राय दीजिए। कमीज देखते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। वो सोने की कढ़ाई और रेशम के धागों से बनी सबसे बेहतरीन कमीज थी। हाँ, ये हुई ना बात। यही है वो कमीज जो एक महान राजा के शरीर की शान बढ़ा सकती है। ये नामुमकिन है। प्रताप की पत्नी जरूर कोई बड़ी जादूगरनी है। हमें संभल कर रहना होगा। राजा पहली परीक्षा से बहुत प्रभावित थे, पर उन्हें लगा कि शायद ये इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक और कठिन परीक्षा लेने का फैसला किया। मेरे बेटों, कमीज तो बहुत सुंदर थी, पर अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी बहू सबसे स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तक तुम तीनों की पत्नियां मेरे लिए एक शाही डबल रोटी तैयार करके लाएं। जरूर पिताजी, कल सुबह आपकी मेज पर सबसे मुलायम और खुशबूदार रोटी हाजिर होगी। हे विधाता, कमीज सिलना तो फिर भी ठीक था, पर एक मेढकी भला आटा कैसे गूंदेगी और उसे चूल्हे में कैसे पकाएगी? प्रताप फिर से रोता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। उसे देखते ही मेंढकी कूदती हुई उसके पास आई। ओ राजकुमार प्रताप, फिर से तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या फिर कोई नई मुसीबत आ गई? मुसीबत नहीं, मेरा काल आ गया है। राजा ने सुबह तक अपने लिए डबल रोटी मांगी है। बस इतनी सी बात राजकुमार, तुम व्यर्थ ही इतना तनाव लेते हो। जाओ और जाकर चैन से सो जाओ। तुम हर बार यही कहती हो, पर समझो कि इस बार तुम्हारी और मेरी दोनों की इज्जत दांव पर लगी है। विश्वास करो प्रताप,
सुबह हमेशा शाम से ज्यादा खूबसूरत होती है। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इधर दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने सोचा कि वे प्रताप की मेंढकी की नकल करेंगी। रात होते ही उन्होंने चुपके से एक बुढ़िया को प्रताप के कमरे में भेजा ताकि वो देख सके कि मेंढकी रोटी कैसे बनाती है। मेंढकी ने बुढ़िया को देखा और मन में बोली, अच्छा, तो ये लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेंगे। मेंढकी ने जानबूझकर आटा गूंथा, उसे बेला और बिना सोचे समझे सीधे जलती हुई आग में फेंक दिया। बुढ़िया ने ये देखा और भागकर जेठानियों को बताया। अरे वाह, तो ये है उसका राज। चलो हम भी आटा सीधे आग में ही डाल देते हैं। हाँ, तभी तो उसकी रोटी इतनी अच्छी बनती होगी। आज हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इधर मेंढकी ने फिर से अपने दिव्य शक्ति से युवती का रूप धारण कर ली। ओ मेरी जादुई सखियों, ऐसी मीठी और सुंदर डबल रोटी बनाओ जैसी मेरे पिता के महल में बनती थी। सुबह होते ही प्रताप ने देखा कि उसके बगल मीठी और स्वादिष्ट रोटियां रखी हुई थीं। तभी कुछ देर बाद वो रोटियों को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपने बड़े बेटे के रोटी को देखते ही बोला, ये क्या है? ये रोटी है या कोयला? ये तो बिल्कुल जलकर काली हो चुकी है। क्षमा करें पिताजी, पता नहीं ये कैसे जल गई। मेरी पत्नी ने तो पूरी मेहनत की थी। तभी राजा ने दूसरे बेटे के रोटी को देखते ही बोला, छी, इसमें तो कच्चा आटा और गुठलियां भरी पड़ी हैं। इसे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। पिताजी, शायद आग बहुत तेज थी, इसलिए ये अंदर से कच्ची रह गई। अब प्रताप ने अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई डबल रोटी राजा के सामने पेश की। उसे देखते ही राजा के मुंह में पानी आ गया। पिताजी, ये मेरी पत्नी की तरफ से छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। वाह, अद्भुत! यही वो असली शाही स्वाद है जो मेरी मेज की शान बढ़ाएगा। प्रताप, तुम्हारी पत्नी वाकई कमाल की है। अब मैं आज शाम को एक बड़ी दावत रखूंगा और तुम सबको अपनी पत्नियों के साथ आना होगा। राजा ने आदेश दिया था कि शाम की दावत में तीनों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ आएंगे और डांस करेंगे। प्रताप का बुरा हाल था। वो सोच रहा था कि लोग एक मेंढक को नाचते देखकर क्या कहेंगे। वो फिर से रोते हुए अपने कमरे में आया। अब सब खत्म हो गया। राजा ने तुम्हें दावत में बुलाया है, तुम वहाँ कैसे चलोगी? राजकुमार प्रताप, तुम फिर से रोने लगे? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? भरोसा कैसा? वहाँ बड़े बड़े मेहमान होंगे। क्या तुम उनके सामने फुदक फुदक कर मेरा अपमान कराओगी? तुम अकेले दरबार जाओ। जब तुम्हें बाहर बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना मैं आ गई हूँ। अकेले? और अगर तुम नहीं आई तो मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? बस इतना कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। जाओ और मुस्कुराते हुए दावत का आनंद लो। प्रताप भारी मन से अकेले दरबार पहुंचा। उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार खड़े थे। प्रताप, तुम्हारी मेंढकी बेगम कहाँ रह गई? क्या वो रास्ते में किसी तालाब में नहा रही हैं? लगता है उसे सुई धागा तो मिल गया, पर दावत में आने के लिए सैंडल नहीं मिले होंगे। वो आ रही है, वो अपनी शाही सवारी में आ रही है। बस थोड़ा इंतजार करो। अचानक बाहर बिजली कड़की और पूरा महल ऐसे हिला जैसे कोई भूकंप आ गया हो। ये कैसा तूफान है? क्या महल की छत गिर जाएगी? कोई देखो बाहर क्या हो रहा है। घबराइए नहीं पिताजी, ये कोई तूफान नहीं, मेरी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। तभी महल के दरवाजे खुले और एक ऐसी सुंदरी अंदर आई कि सबका सांस लेना रुक गया। वो लाल गाउन में थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े थे। क्या ये सच में तुम हो? तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। मैंने कहा था ना स्वामी कि मैं आऊंगी। अद्भुत! प्रताप, तुमने तो हमें चौंका दिया। तुम्हारी पत्नी तो साक्षात अप्सरा जैसी लग रही है। दावत शुरू हुई। बड़े भाइयों की पत्नियां जल भुनकर राख हो रही थीं। उन्होंने देखा कि राजकुमारी खाने की हड्डियां अपनी एक आस्तीन में डाल रही हैं और बची हुई शराब दूसरी आस्तीन में। देखा, ये जरूर कोई नया जादू है। हम भी ऐसा ही करेंगी
और सबको अपनी करामात दिखाएंगी। हाँ, अगर ये हड्डियाँ छिपा रही हैं, तो इसमें जरूर कोई राज होगा। चलो हम भी यही करते हैं। खाना खत्म होने के बाद नाच शुरू हुआ। आज मैं आपको प्रकृति का वो रंग दिखाऊंगी जो आपने कभी नहीं देखा होगा। उसने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो दरबार के बीचों बीच एक नीली झील बन गई और दाईं आस्तीन हिलाते ही उसमें सफेद हंस तैरने लगे। अब दोनों जेठानियों की बारी आई। उन्होंने सोचा कि वे भी ऐसा ही करेंगी, पर नतीजा भयानक निकला। अब मेरा जादू देखिए। और मेरा भी। जैसे ही बड़ी बहू ने हाथ हिलाया, वैसे ही हड्डी जाके रानी के मुंह पर लगी और छोटे बहू ने हाथ हिलाया तो शराब जाके रानी के मुंह पर गिरा। मूर्ख औरतों, तुम नाच रही हो या मेरा अपमान कर रही हो? अभी मेरे सामने से दफा हो जाओ। राजा गुस्से में दरबार छोड़कर चले गए। दरबार में अपनी पत्नी की अद्भुत सुंदरता और जादुई शक्तियों को देखकर प्रताप का मन मोह से भर गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं घर पहुंचते ही वो फिर से मेढकी ना बन जाए। कुछ देर बाद वो घर आया और मेढकी का खाल जला दिया। अब तुम हमेशा के लिए मेरी सुंदर राजकुमारी बनकर रहोगी। अब तुम्हें उस बदसूरत रूप में कभी नहीं लौटना पड़ेगा। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, ओ प्रताप, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने मेरी बरसों की तपस्या को जलाकर राख कर दिया। मैंने तो ये तुम्हारे भले के लिए किया, ताकि तुम हमेशा इतनी ही सुंदर बनी रहो। तुमने धैर्य क्यों नहीं रखा? अगर तुम सिर्फ 3 दिन और इंतजार कर लेते तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये कदम हमें एक दूसरे से जुदा कर देगा। अब बहुत देर हो चुकी है स्वामी। अब नियति हमें एक दूसरे से बहुत दूर ले जाएगी। राजकुमारी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसका दिव्य रूप अब धुंधला पड़ने लगा था और उसके शरीर से जादुई चमक गायब होने लगी थी। अब अगर तुम मुझे फिर से पाना चाहते हो तो तुम्हें एक बहुत ही कठिन और भयानक यात्रा पर निकलना होगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊंगा। बस बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? वहाँ पहुँचना नामुमकिन के बराबर है प्रताप, पर अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो हम फिर मिलेंगे। देखते ही देखते राजकुमारी का इंसानी शरीर एक भूरे रंग की कोयले में बदलने लगा। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी कोयला बनी राजकुमारी ने एक आखिरी बार प्रताप की तरफ करुणा भरी नजरों से देखा और जादुई तरंगों के साथ गायब हो गई। मैं आऊंगा राजकुमारी। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया की खाक ही क्यों न छानी पड़े। प्रताप कमरे में अकेला रह गया और कमरे में राजकुमारी की खुशबू धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। प्रताप ने अपना धनुष उठाया और उसी पल महल त्याग कर एक लंबी और अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। राजकुमारी के बिछड़ जाने के बाद राजकुमार प्रताप पागलों की तरह जंगलों और पहाड़ों में भटक रहा था। उसे न रास्ता पता था न मंजिल। तभी चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां असीम शांति थी और दूर से सत्संग की मधुर वाणी सुनाई दे रही थी। वहां उसे संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए। हे महाराज, मैं बहुत बड़े दुख में हूँ। मेरी अज्ञानता के कारण मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। हे भक्त प्रताप, धीरज धर। तू जिसे अपनी पत्नी समझकर ढूंढ रहा है, वो भी इस काल के लोक का एक माया जाल है। तूने मर्यादा तोड़ी, जिसका दंड तुझे विछोह के रूप में मिला। महाराज, मैंने मोहवश उसकी मेढक वाली खाल जला दी थी। मेरा उद्देश्य बुरा नहीं था, पर परिणाम भयानक निकला। अब मैं उसे कैसे पा सकता? बेटा प्रताप, तूने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, जबकि आत्मा का रहस्य तू नहीं जानता। देख, ये पूरा संसार काल के जाल में फंसा है। तू जिसे पुरानी हड्डियों का राज्य कह रहा है, वो वास्तव में ये मृत लोक है, जहां हर जीव जन्मता और मरता है। तो क्या मैं उसे कभी नहीं पा सकूंगा? क्या मेरा प्रेम व्यर्थ है? प्रेम व्यर्थ नहीं होता यदि वो सही दिशा में हो। तू उस वसिलिसा को ढूंढने के लिए भटक रहा है, पर तूने कभी अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचाना। जो विधान परमात्मा ने बनाया था, तूने उसे अपनी मनमर्जी से तोड़ दिया। गुरु की आज्ञा और विधान के बिना किया गया कोई भी शुभ कार्य भी दुख का कारण बनता है। महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रताप, काल को केवल सतनाम के बल पर ही जीता जा सकता है। तू भक्ति मार्ग पर चल, मर्यादा में रह
और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की शरण ग्रहण कर। जब तू संयम और नियम में रहेगा तो काल की कोई भी शक्ति तेरी राजकुमारी को तुझसे दूर नहीं रख सकेगी। धन्य हो महाराज, आपने मेरी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सत्य मार्ग प्रदान कीजिए। संत रामपाल जी महाराज ने प्रताप को समझाया कि जीव को केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि मर्यादा में रहकर भक्ति करनी चाहिए। राजकुमार प्रताप को अब समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी भूल गुरु/विधाता के विधान को न मानना थी। संत जी के आशीर्वाद और दिए गए नाम मंत्र की शक्ति से राजकुमार प्रताप का मन शांत हुआ और उसे वह दिव्य दृष्टि मिली जिससे वह कोसचेई के तिलिस्म को तोड़कर अपनी राजकुमारी को मुक्त करा सके।